ये साल था 2011 का, जब दुनिया की सबसे बड़ी एंटी करप्शन मूवमेंट यहाँ दिल्ली में चल रही थी, अन्ना हजारे मूवमेंट के नाम से। इस मूवमेंट को लीड कर रहा था एक भोला भाला 73 साल का सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे, जिसके खुद के कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं थे। केवल एक सपना था कि जन लोकपाल बिल को पास किया जाए और गवर्नमेंट करप्शन से भारत को मुक्त किया जाए। उसकी मूवमेंट के सेंटर में अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्लांट कर लेता है अन्ना हजारे के राइट हैंड मैन के रूप में। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है। अन्ना हजारे को विश्वास दिलाते हुए कि वो भी केवल समाज सेवा करना चाहता है और बिल्कुल अन्ना हजारे के जैसा उसका खुद का भी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, जबकि यही इस मूवमेंट का सबसे बड़ा झूठ था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट अरविंद केजरीवाल के लिए केवल एक स्टेपिंग स्टोन थी, जिसके ऊपर चढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल अपनी पॉलिटिकल इमेज को एक मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट कर सके और पॉलिटिक्स में एंट्री ले सके एक मसीहा के रूप में। फाइनली जब 2012 में अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करता है, तब जाके अन्ना हजारे को यह बिट्रेयल समझ आता है। उसे समझ में आता है कि इतनी बड़ी एंटी करप्शन मूवमेंट जो उसके द्वारा शुरू की गई थी, उसका केवल यूज किया गया है अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के द्वारा, ताकि वो पॉलिटिक्स में एंट्री ले सके। ये समझने के बाद अन्ना हजारे अपने सारे रिलेशन केजरीवाल के साथ समाप्त कर लेता है। अन्ना हजारे अपने आप को इतना यूज किया हुआ पाता है कि वो स्पष्ट कह देता है कि उसका नाम भी अरविंद केजरीवाल द्वारा कभी भविष्य में यूज नहीं किया जाना चाहिए। मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना, आपके हिम्मत पर जो कुछ करना कर लो, तो मुझे वो पसंद है। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। केजरीवाल को अन्ना हजारे के नाम और इमेज की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। केजरीवाल बड़ी सक्सेसफुली अपने आप को दिल्ली के सेवियर और आम आदमियों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रोजेक्ट कर चुका था। अरविंद केजरीवाल की एक मसीहा वाली इमेज अब दिल्ली के नागरिकों के दिमाग में बिल्कुल प्लांट हो चुकी थी। अपनी पॉपुलैरिटी के दम पे केजरीवाल अब बिना हिचके बात कह सकता था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पब्लिक चाहती है कि वो इलेक्शन लड़े। केजरीवाल कहता कि ये पब्लिक है जो चाहती है कि मैं इस पॉलिटिक्स के कीचड़ में उतरूं और इस करप्शन को बिल्कुल जड़ से साफ करूं। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। पर केजरीवाल अपने पॉलिटिकल एम्बिशन पूरे करने के लिए किस हद तक जा सकता था, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी, किसी को समझ नहीं थी कि वो अपने बीवी और बच्चों की भी झूठी कस्में खा सकता है, खुद एलिजेड करप्शन करके जेल में भी जा सकता है। पर वो सब आगे की बातें हैं जो मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए केजरीवाल की कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहाँ पे अर्ली टाइम से ही CIA ने केजरीवाल को फंड और सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अरविंद केजरीवाल को चुना, ऐसे आरोप लग रहे हैं। केजरीवाल का जन्म हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वो स्कूल और पढ़ाई में अच्छा था। IIT खड़गपुर से उसने ग्रेजुएशन भी की थी। 21 साल का होकर उसने टाटा स्टील में नौकरी की और 24 की आयु में केजरीवाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करके इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर बन गया, जो कि 1995 की बात है। यहीं पे 1999 में गवर्नमेंट जॉब करते हुए ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के साथ मिलकर उसने अपनी एक मूवमेंट लॉन्च की, परिवर्तन के नाम से। इस मूवमेंट का गोल था गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने का। और सन 2006 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी और वो एक फुल टाइम सोशल एक्टिविस्ट बन गया। और इसी सोशल एक्टिविज्म वाली लाइफ को देखते हुए लोग केजरीवाल की एक रोजी पिक्चर क्रिएट करते हैं कि वो शुरू से ही एक मसीहा था जो गवर्नमेंट करप्शन को दूर करने निकला था। पर उसी रोजी पिक्चर की डिटेल में जाके वहां बैकग्राउंड की डार्क रियलिटी को कोई एक्सपोज करना नहीं चाहता। ये चीजें तुम्हें कोई नहीं बताता कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जुड़े NGO सदा से ही फॉरेन फंडेड रहे हैं और इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का एक बड़ा हिस्सा जो इन नए चेहरों के द्वारा लीड किया जा रहा था, उसको पीछे से इन्हीं NGOs के द्वारा पुश किया जा रहा था। और ये वो सब NGOs है जिनको पीछे से अमेरिका की CIA फंड कर रही थी। केजरीवाल के ही NGOs का उदाहरण ले लो, जिनको विशेष रूप से विकिपीडिया और बाकी इंटरनेट के स्थानों पे मेंशन किया जाता है कि असल में NGOs नहीं है, ये तो पीपल्स मूवमेंट है। ये विशेष रूप से इसलिए मेंशन किया जाता है क्योंकि केजरीवाल उस समय गवर्नमेंट जॉब पे था और NGO वर्क जो ये कर रहा था, फॉरेन फंडिंग जो ले रहा था, वो उस समय इलीगल होती। यदि ये एक NGO होता, इसलिए दिखावा किया जाता है कि असल में एक NGO नहीं है, पर वर्किंग बिल्कुल सेम है। केजरीवाल ने स्वयं एक्सेप्ट किया है कि अपने NGO और ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग के लिए उसने फोर्ड फाउंडेशन से पैसे लिए हैं। इंडिया टीवी ने भी इस कन्फेशन को पब्लिश किया है, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पब्लिकली अवेलेबल जानकारी के अनुसार केजरीवाल के ऑर्गेनाइजेशन परिवर्तन को 2002 में $80,000 की फंडिंग मिलती है फोर्ड फाउंडेशन से। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के दूसरे NGO कबीर को 2005-2006 में लगभग 43 लाख की फंडिंग मिलती है, फिर से फोर्ड फाउंडेशन से। 2006-07 में उन्हें 32 लाख की और फंडिंग मिलती है फोर्ड फाउंडेशन से ही। और यदि तुम इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के बाकी और की फिगर्स को देखो जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रहे थे, जैसे कि योगेंद्र यादव, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन CSDS को भी $2 लाख की फंडिंग मिलती है फोर्ड फाउंडेशन से। और ये तो मैंने तुम्हें केवल कुछ उदाहरण दिए हैं, ऐसे बहुत सारे की फिगर्स थे जो अलग अलग NGOs के साथ लिंक्ड थे, जो पीछे से फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा फंडेड थे। ये सब की फिगर्स एक ही मूवमेंट का हिस्सा थे, जिनको भविष्य में एक ही पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी बनानी थी। तो ओवरऑल केजरीवाल को और उस मूवमेंट को, जिस मूवमेंट से केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की, उस मूवमेंट को फोर्ड फाउंडेशन से करोड़ों की फंडिंग मिल रही थी इन NGOs के माध्यम से। और यहाँ पे फोर्ड फाउंडेशन इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA स्वयं अपने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में बताती है कि वो स्वयं पीछे से फोर्ड फाउंडेशन को फंड करती है, कंट्रोल करती है अपने फॉरेन ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए। मान लो किसी भी देश को यदि CIA डिस्टेबलाइज करना चाहे, उसे सबवर्ट करना चाहे, उस देश को अपनी कॉलोनी बनाना चाहे या फिर उस देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा वीक रखना चाहे, ये सारे काम करने के लिए प्रोसेस जो होता है वो दशकों लंबा चलता है। और इस प्रोसेस में CIA जिस भी देश को टारगेट कर रहा है, उस देश के भीतर की मूवमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, पॉलिटिकल पार्टीज को वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फंड करते हैं। अधिकतम केसेस में जिन भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशंस को वो फंड कर रहे हैं वो उन्हें पीछे से पपेट के रूप में कंट्रोल करते हैं। ये वो इसलिए करते हैं ताकि उनका पपेट अमेरिकन इंटरेस्ट को, CIA इंटरेस्ट को उस देश में आगे बढ़ा सके। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस पपेट को नेसेसरीली हर केस में पता होता है कि वो एक पपेट है या उसे पीछे से CIA कंट्रोल कर रही है, उसकी हर मूव को, उसके हर एम्बिशन को। पर मेन बात यह है कि CIA का और उस पपेट का एक ही रोल होता है, उस देश को नुकसान पहुंचाना लॉन्ग रन में। और देख के ऐसा ही लगता है कि इसी पर्पस के साथ CIA ने अरविंद केजरीवाल के अर्ली टाइम से ही उसके NGOs को फंड करना शुरू कर दिया था। और यही चीज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पॉइंट आउट कर चुके हैं कि केजरीवाल के NGOs को CIA के द्वारा फंड किया जाता है। उन्हीं CIA फंड्स के दम पे खड़ी आम आदमी पार्टी जब अपने राइज पे थी तो उस समय केवल कुछ ही लोग थे जो इस गेम प्लान को समझ पा रहे थे, क्योंकि CIA जब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हारे पास एक प्रकार से अनलिमिटेड फंडिंग होती है और केवल नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया कवरेज भी होती है। तुम्हारी दिन रात मार्केटिंग की जाती है ऐसे सोर्सेज के द्वारा जो दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हैं, तुम्हें पता भी नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तुम्हारी इमेज बनाई जा रही है, तुम्हें हीरो के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस सब के बीच कोई इक्का दुक्का ऑर्गेनाइजेशन यदि तुम्हारी और उंगली पॉइंट आउट कर भी दे तो वो निरर्थक है, क्योंकि वो भीड़ में गुम हो जाता है। देख के ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल का हाथ थामा जाता है CIA के द्वारा जब वो सोशल एक्टिविज्म की दुनिया में एंट्री लेता है और जब वो पॉलिटिक्स की दुनिया में एंट्री लेता है। सन 2006 में अरविंद केजरीवाल अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ देता है और सोशल एक्टिविज्म की दुनिया में एंट्री लेता है। तभी दुनिया भर के अनेकों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फोर्सेज एक साथ लग जाती हैं एक उद्देश्य को पूरा करने में कि हमें अरविंद केजरीवाल को एक क्रांतिकारी सोशल एक्टिविस्ट के रूप में प्रोजेक्ट करना है। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जाता है, जो अवार्ड अपने आप में एक बड़ी न्यूज है क्योंकि वो एशिया का नोबेल प्राइज भी कहलाता है। इतनी इस अवार्ड की पॉपुलैरिटी है, इतना इस अवार्ड को लोग मानते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। पर ये अवार्ड भी CIA के ही एक पॉलिटिकल और कल्चरल टूल के रूप में देखा जाता है। इस अवार्ड को एस्टेब्लिश उन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था जो CIA के साथ लिंक्ड थे, जो लोग लॉन्ग टर्म में पॉपुलर होके की पोजीशंस पे पहुंच के CIA के इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सके। उन्हीं लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है ताकि उनकी और अधिक हाइप बढ़ा सके, ताकि शुरुआत से उन्हें और अधिक पॉपुलर बनाया जा सके। दुनिया भर में CIA के एसेट्स को ये वाला और इसके सिवाय और अनेकों अवार्ड दिए जाते हैं और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, सिंपल फैक्ट है। पर सामान्य लोगों की नजरों में ये भी एक अंतरराष्ट्रीय बड़ा अवार्ड है, उसी प्रकार से मार्केट किया गया है। तो ये अवार्ड जब केजरीवाल को मिलता है तो वो एक मसीहा के रूप में लोगों को दिखता है। 2011 आते आते ये फॉरेन फंडेड NGOs, वामपंथी विदेशी मीडिया, इंडिया का लेफ्ट इकोसिस्टम, ये सब व्यक्ति और संस्थान फुली आर्म्ड थे अपनी NGO ड्रिवन एजेंडा को एक मास मूवमेंट का रूप देने के लिए। हमारे देश का दुर्भाग्य ये भी है कि उस समय कांग्रेस पार्टी भी पावर में थी और उनके अनेकों स्कैम जैसे कि 2G और कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, ये सब एक्सपोज होकर जनता के आगे आ रहे थे और जनता फ्रस्ट्रेटेड थी, एंग्री थी, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रही थी। तभी अन्ना हजारे अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ की डिमांड करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। इस समय गवर्नमेंट पे ब्लेम लग रहे हैं, गवर्नमेंट करप्ट है, तो वो अपने आप को अल्टरनेटिव के रूप में प्रोजेक्ट कर सकता है, एक ईमानदार अल्टरनेटिव के रूप में। इस देश का आम आदमी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, आम आदमी ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं चलता। पूरे ढांचे को उल्टा करना पड़ेगा। नेता और अफसर आगे से सीधे जनता को रिपोर्ट करना चालू करें, ऐसे ढांचे की हम परिकल्पना करते हैं। अरविंद केजरीवाल उस समय की जेन्युइन एंटी करप्शन मूवमेंट, अन्ना हजारे मूवमेंट से अपनी पॉलिटिकल एजेंडा ड्रिवन मूवमेंट को बिल्कुल चिपका लेता है और यहीं से जन्म होता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के बिल्कुल पीक का, जहां पे दुनिया भर का पैसा, हजारों करोड़ रुपए इस सब मूवमेंट में डाल दिए जाते हैं और हर जगह तुम्हें इसकी हाइप देखने को मिलती है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बड़ी मीडिया कवरेज देखने को मिलते हैं और सामान्य व्यक्ति हम जैसा सोचता है कि एंटी करप्शन मूवमेंट अब बड़ी बन चुकी है, अब करप्शन का अंत होना निश्चित है, अब यहाँ से हीरो उभर के आएंगे जो हमें बचा लेंगे, हमारे सेवियर बनेंगे। इस मूवमेंट को जिस प्रकार मार्केट किया जाता है, जो शुरुआत में अन्ना हजारे लाइमलाइट में था वो अब बैकग्राउंड में जाता हुआ दिखता है और की फिगर एक आगे आता दिखता है, वो है अरविंद केजरीवाल। ये मूवमेंट उस समय जन लोकपाल बिल की डिमांड कर रही थी ताकि गवर्नमेंट के करप्शन को एक्सपोज किया जा सके, एक लीगल बॉडी को एस्टेब्लिश किया जा सके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के करप्शन के लिए उन्हें इन्वेस्टिगेट कर सके।
2011 में जब केजरीवाल अपनी इमेज बिल्ड करने में लगा हुआ था तो उसी समय उसी के फेलो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के कुछ लोगों ने उसे एक्सपोज करना भी शुरू कर दिया था। जैसे कि 2011 में लिखा गया ये अरुंधति रॉय का आर्टिकल जो कहता है कि उस समय के माओविस्ट आतंकवादियों में और इस जन लोकपाल बिल के उस समय के वर्जन में एक समानता थी कि दोनों ही अपने पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते थे, करंट गवर्नमेंट सिस्टम को बिल्कुल उखाड़ के। इनका ये भी कहना था कि क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास लोग गवर्नमेंट करप्शन को देख के बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड थे, एंग्री थे, तो केजरीवाल जैसे लोग इसी एंगर और फ्रस्ट्रेशन का यूज करके एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन को पास करवाना चाहते थे जो उस समय एक रिग्रेसिव ड्राफ्ट था और यदि वो लॉ में परिवर्तित हो जाता तो उसका यूज किया जाता एंड में एक पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए। ये पैरेलल गवर्नमेंट रियल गवर्नमेंट के ऊपर रूल करती, रियल गवर्नमेंट को डिसरप्ट करती, उनके काम को डिसरप्ट करती। और यदि ये पैरेलल गवर्नमेंट रियल गवर्नमेंट के ऊपर रूल कर भी ना पाती तो कम से कम क्लैश तो अवश्य होता 100%। और सामान्य लोगों को दिखता हो करप्शन वाले लोग, एंटी करप्शन वाले लोग आपस में लड़ रहे हैं, जबकि इंटरनली ये दो करप्ट गवर्नमेंट आपस में लड़ रही होती पावर के लिए। और इसी सब क्लैश से भारत भीतर से नष्ट हो जाता, ये इन आर्टिकल्स का कहना है। अब तक इस वीडियो में दिखाई गई सारी डिटेल, इसके सिवाय और भी एक्स्ट्रा डिटेल जब मैं देखता हूँ तो अरविंद केजरीवाल एक परफेक्ट पपेट दिखाई पड़ता है जो स्वयं हंसी खुशी दुनिया भर के इन फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेने को तैयार था ताकि वो अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा कर सके। और आज तक भी ये बात सच है कि अरविंद केजरीवाल को एक इकोसिस्टम, एक आइडियोलॉजी, एक प्रकार के फॉरेन फंडेड एनजीओज पीछे से बैक करते हैं, आज भी सपोर्ट करते हैं, आज भी इंटरनेशनल लेवल पे भी। We continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. केजरीवाल को सारा सब कुछ अच्छे से दिखता है, या तो बिल्कुल परफेक्ट पपेट है या बिल्कुल चालाक है, झूठा है और पीछे से बिल्कुल उसे अच्छे से कंट्रोल किया जा रहा है। दोनों केस में से कुछ भी सच हो, इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। केजरीवाल के लिए इंपॉर्टेंट था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के पीक पे ही वो अपनी कट्टर ईमानदार वाली छवि को बिल्कुल एस्टेब्लिश कर ले। इसलिए जनता के सामने वो इसी प्रकार अपने आप को प्रस्तुत करता है कि वो तो एक समाज सेवी है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और उसकी खुद की राजनीति वाली कोई एम्बिशन नहीं है। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. पर ये सब तो झूठी बातें थी जो केवल 2011 तक वैलिड थी। 2012 में तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल एस्टेब्लिश कर चुका था। आम आदमी पार्टी को एस्टेब्लिश करके अरविंद केजरीवाल 2013 के दिल्ली इलेक्शन लड़ने लगता है। जिस प्रकार दिल्ली में उस समय केजरीवाल को एक सेवियर के रूप में देखा जाता था, उसी प्रकार नेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी को सेवियर के रूप में देखा जाता था। और कांग्रेस के उस समय एक के बाद एक स्कैम एक्सपोज हो रहे थे तो कांग्रेस उस समय बड़े डिक्लाइन में थी। 2013 के दिल्ली स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट भी उसी प्रकार आया। 70 सीटों में से बीजेपी को मिली 31 सीटें, आपको मिली 28 सीटें, कांग्रेस को मिली 8 सीटें। मेजोरिटी मार्क को टच करके सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए थी जो किसी पार्टी के पास नहीं थी। बीजेपी के पास यहाँ पे सबसे ज्यादा 31 सीटें थी। वो किसी और पार्टी के साथ अलायंस करके एक सरकार एस्टेब्लिश कर सकते थे पर उन्होंने मना कर दिया। बीजेपी के गोल उस समय नेशनल थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि उनकी सरकार भविष्य में बनने वाली है बिल्कुल सेंटर में, तो वो भी अपनी 2014 में आने वाले इलेक्शन के लिए अपनी इमेज को सेव करना चाहते थे कि वही सेवियर हैं जो भारत देश को कांग्रेस के करप्शन से बचाएंगे। तो दिल्ली का ये रिजल्ट अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो तुरंत अपनी सरकार बनाए और खुद सीएम बन जाए। पर यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही भूतकाल में इतने झूठ बोल रखे हैं कि वो कांग्रेस से कभी अलायंस करेगा ही नहीं और बीजेपी उस समय अलायंस किसी के साथ करना चाहती थी नहीं। इन इलेक्शंस के शुरू होने से पहले ही केजरीवाल अपने खुद के बच्चों की कसम खा चुका था कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार नहीं बनाएगा। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। ऐसी कसम खा के वो अपनी पॉलिटिकल इंटेग्रिटी को एस्टेब्लिश कर रहा था कि देखो मैं तो खुल्लम खुल्ला अपने बच्चों की कसम खा सकता हूँ, मेरे बच्चे मर जाए यदि मैं कसम तोड़ू तो मैं तो कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करूंगा, इतना ईमानदार हूँ भाई। ये पर्टिकुलर प्रोमिस अरविंद केजरीवाल ने हंग असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में ही किया था, यानी कि वो सिचुएशन जहाँ पे किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो, उस सिचुएशन में केजरीवाल की अपनी बच्चों के नाम पे खाई गई कसम थी यहाँ पे कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेगा। केजरीवाल की जो पावर ग्रैब करने की भूख है वो किसी भी कसम से ऊपर है, उसके खुद के बच्चों से ऊपर है, तो इसीलिए ऑब्वियसली वो अपने प्रोमिस को तोड़ देता है और हंग असेंबली की स्थिति में वो तुरंत कांग्रेस के साथ अलायंस बना के अपनी सरकार एस्टेब्लिश कर लेता है, अपने आप को सीएम एस्टेब्लिश कर लेता है। केजरीवाल ने इस मूव को इस प्रकार से जस्टिफाई किया कि ये तो पब्लिक है जो चाहती है कि मैं सीएम बनूं, ये पब्लिक है जो चाहती है मैं कांग्रेस के साथ अलायंस करूं। जनता के माथे ये सब डाल देना स्मार्ट इसलिए है क्योंकि जनता का अपना खुद का कोई फेस नहीं होता, खुद का वो कोई काउंटर नहीं कर सकते, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वास्तविक में नहीं है और जनता के पर्सपेक्टिव में जो चेंज आता है उसे दशकों लग जाते हैं। लेकिन उस समय 2013 में जनता के भीतर वो पॉपुलर था। अरविंद केजरीवाल उस समय हीरो था, तो अरविंद केजरीवाल जो कह देता वो सच था। पर यही चीज अरविंद केजरीवाल 2024 में ट्राई करता है तो वो बुरी तरह से फेल हो जाता है। 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले केजरीवाल यही चीज दिखाने का प्रयास करता है कि जनता अब भी मेरे साथ है, जनता अभी भी मुझे चुनेगी। केजरीवाल उस समय बेल पे बाहर होता है अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, जनरल इलेक्शन के लिए, और उसका इलेक्शन कैंपेन पूरा होते ही उसे वापस जेल में जाना होता है लीगली। इसीलिए केजरीवाल जनता के आगे कहता है कि मुझे वोट दोगे तो मुझे भ्रष्टाचार के केस में जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप लोगों का जो बटन दबाओगे वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जो वो कहना चाहता है वो ये है कि 2013 जितना ही अब भी मैं पॉपुलर दिखता हूँ, अब भी मुझे यदि पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, एजेंसीज पे प्रेशर पड़ेगा कि वो अपनी पॉलिटिकल राइवलरी यहाँ पे निकालना चाहते हैं, एक पॉपुलर लीडर को जेल में डालना चाहते हैं जो उनके लिए एक बड़ा संकट है, जो बहुत सारी सीटें लाने वाला है। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता और 2024 के जनरल इलेक्शन में दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल की 0 सीट्स आती हैं। पर अब वापस 2013 में जाते हुए, इलेक्शन ना लड़ने वाला, कांग्रेस के साथ सरकार ना बनाने वाला अकेले ये झूठ नहीं थे जो केजरीवाल ने इलेक्शन से पहले बोले थे, पर और भी बड़े बड़े झूठ थे, बड़े बड़े प्रोमिसेस थे जिनसे वो बिल्कुल पलट गया पावर में आने के बाद। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना। 2013 से पहले केजरीवाल भारत के सबसे ज्यादा करप्ट लोगों की लिस्ट बताता है, जिसे वो बेईमानों की लिस्ट के रूप में प्रचारित करता है कि ये वो बेईमान हैं जो भारत को सबसे अधिक ठगते हैं। और तुम खुद सुन लो इस लिस्ट में कौन कौन लोग थे। प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, एच.डी. कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, मायावती, मुलायम सिंह यादव, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, राहुल गांधी। तो केजरीवाल के अपने खुद के शब्दों में तुमने सुन लिया कि कौन कौन वो ठग हैं जो भारत को ठग रहे हैं, सबसे बड़े स्कैमस्टर हैं भारत के। और यही वो सारे लोग हैं जो केजरीवाल के साथ आज गठबंधन में है। केजरीवाल इन्हीं के साथ अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, इन्हीं के साथ इलेक्शन लड़ता है। तो भारत के सबसे बड़े करप्ट लीडर आज के दिन केजरीवाल के सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बल्कि केजरीवाल ने तो कांग्रेस की सोनिया गांधी को इन सब बेईमान लोगों की हेड बताया था और ये कहा था कि सोनिया गांधी उन सब करप्ट लोगों के स्कैम्स का हिसाब रखती है, उसको जेल में डालो, उससे पूछताछ करो। तो वही कांग्रेस जो करप्ट थी, वही सोनिया गांधी जिसके साथ अलायंस ना करने की उसने झूठी कस्में खाई थी अपने बच्चों के नाम पे। किसे पता था कि उसी सोनिया गांधी के साथ उसी के बीवी बच्चे इतने क्लोज रिलेशनशिप में होंगे। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा कि किसने रिश्वत लिया और किसने। तो राहुल गांधी कहते हैं कि लोकपाल को हम संवैधानिक दर्जा देंगे, बड़ी बड़ी चारों तरफ बोल रहे हैं, संवैधानिक दर्जे का क्या मतलब है, बेवकूफ बना रहे हैं। आज के दिन तुम्हें केजरीवाल फैमिली और गांधी फैमिली बिल्कुल क्लोज दिखते हैं, बिल्कुल टाइट दिखते हैं। तुम्हें दिखता है कि केजरीवाल की बीवी और सोनिया गांधी साथ में स्ट्रेटेजी बनाती हैं कि वो इलेक्शंस को कैसे अप्रोच करेंगी, अपोनेंट्स को कैसे अटैक करेंगी, सारा सब कुछ। केजरीवाल ऑब्सेस्ड था एक आइडिया के साथ कि उसे अपने आप को एक आम आदमी के रूप में प्रोजेक्ट करना है। और यदि तुम्हें स्टीरियोटाइप्स के वर्ल्ड में समझ में ना आता हो तो नेताओं के मन में एक इमेज होती है कि आम आदमी कैसे सोचता है, वो एक नेता को कैसे देखना चाहता है। यहाँ पे अलग अलग नेताओं की अलग अलग समझ होती है। जैसे कि राहुल गांधी, उसे अपनी हजारों की टी शर्ट पहनना अच्छा लगता हो, उसे बाहर जाते इसमें सूट बूट पहनना अच्छा लगता हो, लेकिन वो भारत में जब भी होता था तो वो सदा एक सफेद कुर्ता पजामा पहनता, स्वयं अपनी जेब तक काट लेता अपने आप को अधिक भूखा नंगा दिखाने के लिए, फटी हुई जेबें दिखाने के लिए। भारत जोड़ो आंदोलन में भी तुमने देखा कि नेता उसी प्रकार सोचते हैं कि सामान्य जनता उन्हें उसी प्रकार भूखा नंगा या फिर बेचारा या फिर बिल्कुल भिखारी सा देखना चाहती है जिसने 10 दिन से नहाया भी ना हो। और ये सारी समझ जो उनकी होती है जनता को लेके कि जनता उनके भीतर क्या देखना चाहती है, ये सब वो वोट बैंक्स के अनुसार करते हैं। अरविंद केजरीवाल का भी वही खेल है कि वो कैसा दिखना चाहता है, हर समय कैसा प्रोजेक्ट होता है। अरविंद केजरीवाल के खुद के और उसके परिवार के पास कुल मिला के करोड़ों रुपए हैं। वो स्वयं एक शीश महल में रहता है जहाँ पे रेनोवेशन में ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। लेकिन क्या तुम मुझे बता रहे हो इस सब के बाद भी क्या केजरीवाल के पास उसके खुद के साइज की कोई शर्ट नहीं है, या फिर वो प्रेस नहीं करवा सकता शर्ट को? क्या वो इतना गरीब है? क्या वो इतना बेचारा है? ना ना ना, अपने आप को बेचारा और गरीब दिखाने में जितने पैसे लगते हैं उतने गरीब होने में पैसे नहीं लगते हैं। यदि तुम्हें समझ आ रहा हो मैं क्या कह रहा हूँ। केजरीवाल अपने आप को कैसा दिखाना चाहता है उसमें पिछले कुछ वर्षों से एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। पिछले कुछ सालों से वो एक ही ट्रेंड फॉलो कर रहा है जहाँ पे उसने ओवर साइज नीले रंग की एक ही प्रकार की शर्ट खरीद रखी है। दिन प्रतिदिन वो इन्हीं शर्ट्स को पहनता है। उन शर्ट्स को वो जानबूझ के प्रेस भी नहीं करवाता और ये उसका तरीका होता है अपने आप को अधिक कॉमन दिखाने का। और इन सब ब्लू शर्ट्स में ब्लू कलर की अपनी सिग्निफिकेंस है बी आर अम्बेडकर के साथ। बहुत सारी पार्टीज इस आइडिया के साथ ऑब्सेस्ड रहती है कि यदि उन्हें पब्लिक को दिखाना है कि वो बी आर अम्बेडकर के प्रति लॉयल है तो उन्हें नीला रंग चूज करना होगा अपनी डेली लाइफ में। तो वो नीला रंग पहनते हैं हर जगह ताकि वो दिखा सके कि बी आर अम्बेडकर के वो कितने लॉयल हैं। तो केजरीवाल की वो नीली शर्ट इसी चीज को सिग्निफाई करती है। उसके ऑफिस में तुम देखोगे पीछे बी आर अम्बेडकर की पूरी फोटो लगी हुई है ताकि उसके खुद के वोटर अच्छे से उसे समझ सकें। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है क्योंकि कई प्रकार की कास्ट पॉपुलेशन ऐसी हैं जिनके बीच बी आर अम्बेडकर बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो उन्हीं के बीच में पॉपुलैरिटी गेन करने का ये अरविंद केजरीवाल का तरीका है, सिंपल है। और इसी सब दिखावे में अरविंद केजरीवाल ने एक और झूठ जो बोला वो ये था कि वो कभी भी गाड़ी नहीं लेगा, वो कभी भी बंगला नहीं लेगा, क्योंकि वो अपने आप को एक आम आदमी के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है। तो स्पेसिफिकली वो इन चीजों को मेंशन करता है, इन पे बड़ी बड़ी डिबेट्स करता है कि कैसे नेता एक कॉमन मैन के पैसे को व्यर्थ करते हैं इन फालतू की चीजों में। मैं तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं लूंगा क्योंकि मैं केजरीवाल ठहरा एक आम आदमी। अरविंद केजरीवाल एक गजब आम आदमी है जो 45 करोड़ का रेनोवेशन करवा के अपने शीश महल में रहता है। उसे अपना पिछवाड़ा धोने के लिए भी 10 से 12 लाख की स्मार्ट टॉयलेट वाली जेट चाहिए। उसे अपने घर में करोड़ों रुपए की डेकोरेशन चाहिए, लाखों का फर्श चाहिए, पर्दे चाहिए उसे करोड़ों रुपए के। तब जाके अंत में केजरीवाल का फैंटेसी हाउस तैयार होता है, उसका शीश महल तैयार होता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पहले से ही एक्सपेंसेस लगे हुए थे वो बाद में बस रहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं सारे खर्चे करवाए हैं।
2013 में बनी आप कांग्रेस के अलायंस वाली सरकार को केजरीवाल ने 49 डेज में ही गिरा दिया था, ये कहके कि कांग्रेस उन्हें जन लोकपाल बिल पास नहीं करने दे रही। रियल रीजन ये था कि अरविंद केजरीवाल ने जो कांग्रेस के साथ अलायंस बनाया था उससे उनकी इमेज खराब हो रही थी और केजरीवाल नहीं चाहता था कि कांग्रेस उन्हें भी ले डूबे, उनकी भी इमेज खराब कर दे। अधिकतम जनता अब भी केजरीवाल को अन्ना हजारे मूवमेंट से निकले एक हीरो के रूप में ही देख रही थी। इसलिए अगले 2015 वाले दिल्ली स्टेट इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट मिलती है और वो एक बड़ी मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाते हैं। 2020 के स्टेट इलेक्शंस में ये सीट कम होकर 62 हो जाती है और अब 2025 में केजरीवाल लगभग हारने की स्थिति में है। और यहाँ पे मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल ने अब इस पूरे समय अपने लॉयल वोट बैंक्स क्रिएट किए हैं रिलीजियस आइडेंटिटीज में, कास्ट आइडेंटिटीज में। उसके सिवाय दिल्ली की जनता के एक हिस्से को केजरीवाल ने बिल्कुल कंडीशन कर दिया है और उस हिस्से को फ्रीबीज पे बिल्कुल डिपेंडेंट बना दिया है। जब उन्हें फ्रीबीज नहीं मिलती तो उन्हें लग रहा है सरकार कुछ गलत कर रही है, कुछ फ्रॉड कर रही है, हमें फ्रीबीज क्यों नहीं मिल रही। जनता का ये वो हिस्सा है जो फ्रीबीज को ब्लेसिंग्स के रूप में देखता है और आम आदमी पार्टी ने इस जनता को भर भर के फ्रीबीज दी है। कास्ट लाइन्स, रिलीजियंस लाइन, जेंडर लाइन पे लोगों को बांट बांट के ये फ्रीबीज दी गई है ताकि अपने सारे वोटर्स को अपीज किया जा सके। केजरीवाल को पावर में 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसलिए देखते हैं 2015 के बाद केजरीवाल ने दिल्ली में कैसी गवर्नेंस की है, क्या क्लेम्स किए हैं, दिल्ली में कैसा उन्हें डिलीवर किया है, क्या कुछ बुरा किया है, क्या कुछ अच्छा किया है। और शुरुआत फ्रीबीज के पॉइंट से ही करते हैं। केजरीवाल लंबे टाइम से अपनी फ्रीबीज को ये कह के जस्टिफाई करता आया है कि ये तो जनता का पैसा है जो मैं वापस जनता को दे रहा हूँ, फ्री में बांट रहा हूँ। इससे आगे वो ये भी कहता है कि मैं जनता के हाथ में डायरेक्ट पैसा देके उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ा रहा हूँ जो इकोनॉमी के लिए अच्छी है, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है। ऐसी मास स्केल पे दी गई फ्रीबीज डायरेक्टली इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, तुम्हारी एक्सपेंडिचर पावर बिल्कुल घट जाती है। ऐसी फ्रीबीज ने तो पूरे देश नष्ट कर डाले, तो दिल्ली तो फिर भी एक शहर है। अरविंद केजरीवाल पावर में आते ही एग्रेसिव फ्रीबीज बांटना शुरू कर देता है, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर। उसके सिवाय स्पेशल वोट बैंक्स के लिए स्पेशल फ्रीबीज भी होती है, जैसे कि मुस्लिम मौलानाओं के लिए अलग से 18,000 रुपए की सैलरीज देना, जो फ्रीबी केवल मुस्लिम लोगों को अपीज करने के लिए है, हिंदुओं के लिए, हिंदू संतों के लिए ऐसा कोई स्कीम नहीं है। इसके सिवाय महिलाओं को भी वो अपने एक वोट बैंक के रूप में या वोट ग्रुप के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए महिलाओं के स्पेसिफिक भी बहुत सारी फ्रीबीज लाई जाती है, जैसे कि महिलाओं के लिए फ्री बस राइड और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी फ्रीबीज। ऐसी फ्रीबीज से दिल्ली की इकोनॉमी वीक होती जाती है। दिल्ली के पास कोई अलग से एक्सपेंडिचर पावर नहीं होती, अलग से कोई पैसा नहीं होता जो भर भर के वो डेवलपमेंट वर्क या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, इन सारी डेवलपमेंट स्कीमों को दे सके। वो हजारों करोड़ रुपए का पैसा अलग से कहां से आएगा जब सारा पैसा तो उन्होंने फ्रीबीज बांटने में उड़ा दिया। तो फ्रीबीज लेके खुश तो हो जाएंगे लोग, हाँ पैसा हमारे हाथ में आ गया, लेकिन गवर्नमेंट की ओर उंगली करके तुम कैसे कहोगे कि तुमने हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या किया देश भर में, या इस केस में दिल्ली में सारा पैसा तुम्हारी जेब में डाल दिया, अब करो मजे। और अनफॉर्चुनेटली इसका मेन कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि तुम्हारे राज्य में तुम्हें कोई भी डेवलपमेंट वर्क देखने को नहीं मिलेगा, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिलेगा तुम्हारी स्टेट की डेवलपमेंट का। केजरीवाल की फ्रीबीज कैसे एक स्टेट को नष्ट करती है ये तुम्हें देखना है तो तुम पंजाब को देखो। वो पंजाब आज के दिन कर्जे में पड़ा है और कर्जे में ही पड़ा रहेगा लंबे समय तक फ्रीबीज जो चलनी है। पर दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल को इस सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और उसका मुख्य कारण ये है कि ये देश की कैपिटल है। क्योंकि ये कैपिटल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती ही रहती है। हजारों करोड़ रुपए के तुम्हें प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसके सिवाय हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसके सिवाय हजारों करोड़ के नए हाईवेज, रोड, ये सब कुछ तुम्हें देखने को मिलता है। उसके सिवाय दिल्ली पुलिस तक को सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, फंड करती है। ये तो मैंने केवल तुम्हें कुछ उदाहरण दिए, लेकिन तुम्हें ये सिंपल चीज समझ में आ रही होगी कि बहुत सारे एक्सपेंसेस दिल्ली को अपने आप से नहीं लगाने पड़ते, सेंटर साथ में लगाता है। इसीलिए दिल्ली के फाइनेंसिस को मैनेज करना फेयरली इजी रहता है दूसरे स्टेट्स की तुलना में, क्योंकि स्टेट में उन स्टेट की पुलिस से लेके बाकी एक्सपेंडिचर के काम सारे उन स्टेट्स की गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं, उनको खुद का पैसा अधिकतम लगाना पड़ता है। और इसीलिए जब मैं कहता हूं कि दिल्ली के फाइनेंसिस मैनेज करना फेयरली इजी है तो समझो कि 1993 से ही दिल्ली एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट रही है। पर केजरीवाल की फ्रीबीज इस इजीली मेंटेन रिकॉर्ड को भी तोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि 31 सालों में पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट में जाने वाली है। अब ऐसा मत सोचना कि केजरीवाल दिल्ली को रेवेन्यू डेफिसिट में जाता हुआ देख के फ्रीबीज अपनी बंद कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। केजरीवाल अच्छे से जानता है कि फ्रीबीज उसका सबसे बड़ा हथियार है सदा के लिए पावर में रहने का। उसकी मेंटेलिटी ये है कि दिल्ली चाहे पूरी नष्ट हो जाए लेकिन पावर में तब भी वो रहे जब दिल्ली नष्ट हो रही हो। इसलिए इन 2025 के स्टेट इलेक्शंस में केजरीवाल ने और ज्यादा एग्रेसिव फ्रीबीज देने का प्रॉमिस किया है। ये फ्रीबीज यदि कंटिन्यू रहती है तो दिल्ली सदा ऐसी बस्तियों जैसी ही दिखा करेगी। फ्रीबीज ले रहे हो तो सदा खुश रहना इन बड़े कूड़ों के पहाड़ों में, सीवरों में, गंदे पानी में जो तुम्हारी वाटर सप्लाई में गंदा पानी आता हो। प्रदूषण में खुश रहना और प्रदूषित जहरीली यमुना के पानी में खुश रहना। और यमुना से याद आया कि केजरीवाल हर साल केवल एक ही झूठ यमुना पे बोला करता था कि मैं अगले साल या फिर अगले कुछ सालों में यमुना बिल्कुल साफ कर दूंगा। और ये झूठ अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से बोल रहा है, बल्कि हर साल बोलता है पिछले 10 सालों में। यमुना अभी साफ नहीं हुई है, हम लोग सब मानते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है।
मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर ये आपने 2015 में भी बोला। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। यमुना में चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। की वजह से इस एरिया के लोगों को कैंसर हो रहा है, कैंसर। ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है, इसको मुझे उम्मीद है इसको मैं साफ कर लूँगा। कृपया करके यमुना मैया को बचा लीजिए। ये पानी इतना जहरीला है, अगर गलती से पी लिया तो सिर्फ सेहत नहीं, जिंदगी भी खत्म हो सकती है। केजरीवाल ये तक कह देता है कि यदि मैं यमुना साफ ना कर पाऊं तो 2025 में मुझे वोट भी मत देना। और आज यमुना की ये स्थिति है, यमुना साफ नहीं हुई, वो स्वयं भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन फिर से ये धूर्त वोट मांगने आ जाता है हमसे। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। यमुना साफ ना कर पाने के अपने खुद के फेलियर के बाद अरविंद केजरीवाल बिल्कुल वाइल्ड क्लेम्स कर रहा है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट कर सके पब्लिक को अपने फेलियर से। वो इस प्रकार की उटपटांग बातें कह रहा है जिनका अपना कोई सर पैर नहीं है, जिसके अरविंद केजरीवाल ने अभी क्लेम किया है कि हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट ने यमुना में जहर मिला के यमुना के पानी को दिल्ली में छोड़ दिया है। जब यमुना हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है तो बीओडी लेवल जो होता है वो 2 mg पर लीटर और अमोनिया लेवल 5.5 mg पर लीटर होता है। परंतु जब दिल्ली से यमुना उत्तर प्रदेश में जाती है तो बीओडी लेवल जो होता है वो 85 mg पर लीटर और अमोनिया 56 mg पर लीटर हो जाता है। तो आप बताइए कि यमुना को कौन गंदा कर रहा है? इस प्रकार के वाइल्ड क्लेम्स को तो कोई पॉलिटिकल राइवलरी भी नहीं कह सकता, लेकिन केजरीवाल स्मार्ट है। वो पार्टी लाइन सेट कर रहा है कि मेरे अपने फेलियर को अब आप वर्सेस बीजेपी का विषय बना दो तो और आपस में पार्टी की और उनके सपोर्टर लड़ते रहेंगे और कोई भी मेरे फेलियर्स के बारे में बात नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन तक ने अरविंद केजरीवाल के ऐसे वाइल्ड क्लेम्स के लिए प्रूफ मांगा है जो कि उसके पास नहीं है, तो वो बस एडिटेड वीडियोस दिखा रहा है जिनसे वो मनगढ़ंत कहानियां कुछ भी बना सके। दुख की बात यह है कि इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन पार्टीज के लीडर इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां बना सकते हैं, ऐसी वाइल्ड एक्यूजेशन लगा सकते हैं कि पूरी दिल्ली को जहर देने का प्रयास किया गया। एक प्रकार से करोड़ों लोग यमुना पे निर्भर करते हैं, उस यमुना में जहर मिला दिया गया, करोड़ों लोगों को जहर देने का प्रयास था। इतना बड़ा टेररिज्म एक्ट किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ऐसा वाइल्ड क्लेम कर सकता है बिना किसी प्रूफ के। वो बस ये बात कह सकता है और उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। कितनी दुख की बात है। साल 2016 में तो अरविंद केजरीवाल ने ये तक क्लेम कर दिया था कि वो अगले 1 साल में दिल्ली को लंदन बना देगा, पर ये झूठ केवल 2016 के एंड तक एक्सपायर नहीं होता। ये झूठ वो अगले साल भी बोलता है, उससे अगले साल भी बोलता है और अगले सालों साल बोलता जाता है। आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना उसको। आप जब लंदन जाते हो वहां तो तार नहीं जलते, वॉशिंगटन जाते हो वहां तो तार नहीं जलते, न्यूयॉर्क जाते हो वहां तो तार नहीं जलते। अब दिल्ली को हमें वर्ल्ड क्लास का बनाना है। अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे। बल्कि इसे तो ऐसा मान के ही चलो कि अरविंद केजरीवाल ने अपना वचन पूरा कर दिया। उसने लगभग क्रूज शिप चलवा ही दी है दिल्ली में। दिल्ली भी तो बारिश होते ही झीलों का शहर बन जाता है, तो लंदन में चल रही वो क्रूज देखो और दिल्ली की ये हालत देखो। एक प्रकार से लंदन ही है, वाटरवेज तैयार हो गए भाई। हमारे यहाँ का स्विमिंग पूल है जी हाँ, यहाँ का स्विमिंग पूल। अच्छा, 2 बच्चे गिर चुके हैं इसमें। लंदन में तो केवल 1-2 स्थान पे क्रूज चलेगी, लेकिन दिल्ली में हर रोड पे तुम अपनी बोट लेके निकलो तो सही। केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी वोट कर दी। केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक वाली हेल्थ केयर देने का दावा किया था कि तुम्हारे आस पड़ोस में हर कहीं एक मोहल्ला क्लिनिक होगा। आप सरकार का दावा था कि वो ऐसे 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे, लेकिन वो 200 भी नहीं बना पाए। और इनमें से भी कई मोहल्ला क्लिनिक्स तो बिल्कुल बंद रहते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। कईयों में कुत्ते सोते हैं, कईयों में भेड़ बकरियां जाती हैं। और जो मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनिंग है वहाँ पे भी बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं। और दिल्ली की खुद की सीएम जो अरविंद केजरीवाल ने एक पपेट के रूप में बिठा रखी है, वो स्वयं भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाती। वैसे मेरा भी गला खराब है। आप गई हैं कभी खुद अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक? एक्चुअली मैं नहीं गई, मतलब ये सच्चाई है कि मैं नहीं गई। मैं आप कहाँ जाती हैं? आप जाती मेदांता वगैरह? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अपनी खुद की हेल्थ को लेके उन्हें इन मोहल्ला क्लिनिक्स पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो ये इन मोहल्ला क्लिनिक्स की विश्वसनीयता है। केजरीवाल सरकार ने 500 नए स्कूल्स बनाने का दावा किया था, लेकिन अभी तक वो 1 स्कूल बना पाए हैं। उसके सिवा कई स्कूलों को उन्होंने रेनोवेट करके नए के रूप में प्रस्तुत करने का ट्राई किया है। और उन्होंने 600 से ऊपर क्लासरूम बिल्ड करने का भी प्रॉमिस किया था, पर इसमें से केवल वो 4000 ही बना पाए हैं। इनमें से भी टॉयलेट्स और लैब्स जो बनाए गए हैं उनको भी क्लासरूम के रूप में ही काउंट किया गया है। इसके आगे जानबूझ के स्मार्टली 9th और 11th क्लास के बच्चों के फेलियर रेट को बढ़ा दिया गया है आर्टिफिशियली, ताकि 10th और 12th क्लास के रिजल्ट को बहुत ही अच्छा दिखाया जा सके कि यहाँ पे पासिंग रेट भी बहुत आई है, परसेंटेज भी बहुत दिखाई है। ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते, क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है।
जहां दिल्ली की सरकार के पास आज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे भी नहीं है, वहीं दिल्ली सरकार भर भर के एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगा रही है। 2022 में ही एक रिपोर्ट में पता चला कि दिल्ली सरकार 2020 में स्टबल बर्निंग रोकने के लिए बायो डिकम्पोजर परचेज करना शुरू कर चुकी है। लेकिन यहाँ देखो कितना बड़ा खेल हुआ। 2 साल में इन्होंने 68 लाख रुपए खर्च करके डिकम्पोजर खरीदे, लेकिन इन्हीं 2 साल में इस प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए दिल्ली की सरकार ने 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट RRTS प्रोजेक्ट के लिए भी फंड रिलीज नहीं कर पाई थी क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने एडवर्टाइजिंग में कितने पैसे खर्च करे, तो पता चला कि 2020 से 2023 के बीच में दिल्ली सरकार ने एडवर्टीजमेंट पर 1000 करोड़ से भी ज्यादा स्पेंड करे। इसके लिए इनके पास कोई फंड की कमी नहीं हो रही थी। केजरीवाल और उसकी कैबिनेट के सारे बड़े मंत्रियों पे अनगिनत स्कैम केसेस इस समय चल रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल पे इस समय लीकर स्कैम का केस चल रहा है। इसी केस में अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहा है, इस समय बेल पे बाहर है और भविष्य में हो सकता है फिर से जेल के भीतर हो। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में केजरीवाल के साथ बाकी जो की फिगर्स थे वो लोग समय के साथ आम आदमी पार्टी से निकाल दिए गए थे केजरीवाल द्वारा। वो सब लोग इसे एक न्याय के रूप में देख रहे हैं कि अंत में केजरीवाल एक्सपोज हो रहा है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा की फिगर अन्ना हजारे, जिसने मना कर दिया था अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने से, क्योंकि अन्ना हजारे को उसी समय इसका रियल चेहरा दिख गया था। अन्ना हजारे भी इसे अच्छे के रूप में देख रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करने वैसे भरने। केजरीवाल को अटक होते हुए आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दुख होता है। ऐसी बातों के लिए मुझे दुख नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ महीने पहले तक ही केजरीवाल की पार्टी के 12 बड़े नेता जेल में पड़े थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने पॉलिटिकल करियर में अनेकों झूठ और महाझूठ बोले हैं, लेकिन एक चीज उसने सच्ची बोली थी। उसने स्पष्ट बताया था इस कुर्सी में कुछ गड़बड़ है, जो इस कुर्सी पे बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है। और वही चीज हमें होती दिख रही है अरविंद केजरीवाल के साथ। ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है जिसने ईमानदार होने का एक लंबा ढोंग किया और उसी ढोंग का बनता रहा है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके सिवा इस चैनल को यदि तुम फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल के मेन पेज पे जाके या फिर इस वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके इस चैनल के मेंबर बनो। अलग अलग मेंबरशिप प्लान तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहे होंगे, इनमें से कोई भी मेंबरशिप प्लान तुम ले सकते हो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। और मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।